संबोधि श्री को प्यार और अपनेपन से भरने वाले मेरे दोस्तों और साथियों को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज लेकर आई हूँ सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है क्यों मरूं। हाँ, तो इस कहानी में आप क्या सुनेंगे, थोड़ा सा उसका ट्रेलर बता दूं। उसने नरम रुमाल से हौले हौले हसन के जख्मों का स्पर्श कराया। पता नहीं उस छुअन में कैसा जादू था कि हसन को बड़ा सुकून मिला। ये तो हुआ ट्रेलर। अब पूरी कहानी सुनने को आप बेताब होंगे ना, तो आइए इसी कहानी में से जो ये ट्रेलर लिया है तो वो कहानी भी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है क्यों मरूं। हाँ, तो सुनेंगे। रुमाल को गर्दन के इर्द गिर्द लपेट कर खींचा, मगर बात नहीं बनी। कुछ सोचकर रेशमा ने रुमाल के दोनों पल्लों में गांठ लगाई, फिर से गर्दन में उसे कसा। इस बार उसकी गर्दन पर दबाव कसने लगा और अपनी कोशिश को कामयाब जानकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन लेकिन मैं मर क्यों नहीं रही? खुद से यह सवाल उसने पूछा तो उसकी बाल बुद्धि में जवाब आया, शायद और कसना है अभी। हाथों में फिर से हरकत हुई, दांत भींचे और गर्दन में पड़ा हुआ रुमाल का फंदा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा तंग होता गया। आंखों से आंसू बहने लगे और दर्द पीड़ा की लहर जब उससे सही नहीं गई तो बेसाख्ता हाय मुंह से निकल गई। तुरंत रेशमा को ख्याल आया कि मरने का पक्का इरादा करके यूं कायर नहीं बनना चाहिए, और इस विचार के आते ही उसने अपने होठों को अपनी हथेली से कसकर भींच लिया जिससे कि कोई आवाज ना निकल पाए। शाम के वक्त जब उसने पड़ोस की बिन्नी आंटी से एक औरत के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने और जमाने के दुख तकलीफ से बचकर चैन से मौत के आगोश में सो जाने की घटना सुनी थी ना, तभी से छोटी सी रेशमा के मन में पता नहीं क्या क्या आ रहा था। बहुत बड़ी बहादुरी से उसने सारी प्लानिंग कर ली थी। अब जबकि उस प्लानिंग को प्रैक्टिकल करने का मौका है तो हाय उसके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं। हाँ हाँ, मर जाऊंगी मर जाऊंगी, तभी तभी पता चलेगा सबको। मन में भरा हुआ आक्रोश उसे रुमाल को और कसने के लिए उकसा रहा था और वो रुमाल के दोनों छोर तेजी से पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचने लगी। दोनों हाथ तो गर्दन पर दबाव को कसने में बिजी थे, सांस घुट रही थी। इस हालत में रोकते रोकते भी रेशमा की चीख निकल ही गई। उसकी चीख सुनकर पास ही एक फटे हुए टाट के ऊपर लेटा हुआ उसका छोटा भाई हसन जोर जोर से कराहने लगा। अपनी जगह से उठ तो नहीं पाया, मगर उठने की पूरी कोशिश करते हुए जब उसके जख्म टाट की खुरदरी रगड़ खाकर छिल गए तो उसकी दर्द भरी कराहें जो निकली तो उससे रेशमा अंदर तक हिल गई। उसने एक झटके से गर्दन में कसा हुआ वो रुमाल निकालकर फेंक दिया। जल्दी से हसन के पास आई और उसके माथे पर बालों में अपनी अंगुलियां घुमाने लगी। बोली तो इसलिए नहीं कि पड़ोसियों को जाग जाने का डर था। हसन के पास तो अपनी बात कहने के लिए सिर्फ कुछ आवाज़ें ही थीं जो वो अपने गले और होठों से बड़ी कश्मकश के बाद निकाल पाया था। वो तो बोल नहीं पाता था ना। रेशमा नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं बोलता है। उसे तो अपने प्यारे भैया के द्वारा बोले गए मीठे मीठे लफ्ज़ और उसकी बातें सुनने की दिल भरी इच्छा थी। अब्बू ने बहुत दिनों पहले रेशमा से कहा था कि हसन को तुम्हारी बोली इतनी पसंद है कि बस सुनता ही रहता है, कभी खुद नहीं बोलता। तब तो रेशमा ने अब्बू के कथन पर विश्वास कर लिया था। लेकिन लेकिन अब उसे लगने लगा है कि हसन बोल नहीं सकता, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा भी बोलकर नहीं बता सकता किसी को।
रेशमा चाहती थी कि उसके भैया के जख्मों का दर्द मिटकर उसके पास आ जाए, लेकिन उसके चाहने से इस घर में कभी कुछ होता है क्या? अगर ये बात नहीं होती ना, तो 9 साल की रेशमा को अब्बू का रुमाल द्वारा आज फांसी क्यों लगानी पड़ती? उसने नरम रुमाल को हौले हौले हसन के जख्मों का स्पर्श कराया। पता नहीं उस छुअन में कैसा जादू था कि हसन को बड़ा सुकून मिला। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आ गई। रेशमा तो इतने से ही मानो निहाल हो गई। अगले ही पल उसे विचार आया कि अगर मैं मर जाती ना, तो हसन भैया का क्या होता? मेरे इस भैया को तो अब्बू भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपाहिज है। उसे तो वह मनहूस और एक बोझ मानते हैं। अम्मी की मौत का कारण भी हसन के जन्म को ही बताते हैं। रेशमा जानती है कि अब्बू की शराब और बुरी आदतें, हर रोज अम्मी को पीटना, गालियां देना और बीमारी में भी दवाई वगैरह ना मिलने से ही उसकी अम्मी अपने बेटे का मुंह देखने से पहले ही मर गई थी। तब रेशमा खुद 3 साल की थी, मगर उसे आज भी याद है कि अस्पताल की नर्स ने अब्बू से कहा था कि अपनी बच्ची मुझे दे दो, तो मैं इस अपंग बच्चे को भी जैसे तैसे पाल लूंगी, दोनों को ले लूंगी। यह सुनकर अब्बू ने कितना कहर मचाया था कि पुलिस को बुलाना पड़ गया था। खुद को बचाने के लिए डॉक्टर और अस्पताल के सारे स्टाफ पर ही केस कर दिया था अब्बू ने। धीरे धीरे रेशमा उम्र से पहले ही समझदार होने लगी। हसन को संभालना उसने अपने आप सीख लिया। अब्बू ने तब तो ये दुहाई दी थी कि अपने लखते जिगर बच्चों को कैसे अपने से दूर कर दूं, मगर कोई उनसे पूछे कि उन बच्चों के लिए आज तक किया क्या है तुमने? ब्रेड, बिस्किट, पूरी कचौरी से पेट भरते भरते बच्चों की क्या हालत हो चुकी है, यह उन्हें नहीं दिखता। बस अब्बू को तो रोज अपनी शराब चाहिए, हुक्म के साथ उनका काम होना चाहिए, वरना वरना रेशमा की चमड़ी बैंतों से नीली कर देते हैं। पिछले सप्ताह से तो रोज बुरी तरह पिट रही है वो, मगर उसने भी जिद धार ली थी कि अब्बू जो कहेंगे उससे उल्टा ही करूंगी। मार ले, कितना मारेंगे, आखिर मर ही तो जाऊंगी ना। ऐसा नहीं कि रेशमा के अब्बू से प्यार नहीं करते। जब कभी वो ठीक मूड में होते हैं, तब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रेशमा को छाती से लगाकर रोते हैं, शराब नहीं पीने का वादा भी करते हैं, लेकिन शाम होते ही सारी बातें भूल जाते हैं। हसन को अब्बू ने कभी प्यार नहीं किया। शायद यही वजह है कि रेशमा उसके लिए सब कुछ बन गई है, माँ और बहन और सब कुछ। उसकी अम्मी अब्बू ही नहीं, उसकी नर्स, डॉक्टर, रक्षक, सब कुछ है रेशमा उसकी। पड़ोस वाली आंटी ने बताया था कि आज तेरे अब्बू रात में जश्न मनाएंगे, क्योंकि उनका जुए में दाव लगा है, पूरे 500 रुपये जीते हैं। बिन्नी आंटी ने ये खबर अपने शौहर से सुनी थी। घंटाघर के पास वाले होटल में वो मनाएंगे जश्न। नहीं नहीं, नहीं, शायद क्लब में होगा जश्न। मोहल्ले की औरतें जब बातचीत कर रही थी ना, तो किसी के फांसी लगाकर मर जाने की बात रेशमा ने भी सुन ली थी। तभी उसने मरने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे बेहद गुस्सा आ रहा था अब्बू पर। उसने सोचा था कि अब्बू मेरे लिए कुछ लाते, या किसी या फिर भैया के जख्मों का इलाज कराते। ऐसा कुछ तो किया नहीं, और जुए में पैसा जीते तो जश्न मनाने में रुपए खर्च करने हैं। अब्बू पर तो उसका जोर नहीं चलता, क्या करे। हसन को कराहते हुए बेबसी से देखती है तो अब्बू की कठोरता, मारपीट, नशे में धुत होकर आना और रौब जमाना, ये सारी बातें सिर्फ मेरे मरने से ही दूर होंगी। जैसे कि फांसी लगाकर मरने वाली औरत चैन अमन से सो गई, वैसे ही मैं भी सारी मुसीबतों से छुट जाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने आसान रास्ता अपनाया। मर जाना उसे आसान लगा। उसने अपनी समझ और ताकत से पूरी कोशिश भी तो की थी मरने की, मगर हसन की पीड़ा भरी आवाज़ों ने होने नहीं दिया वो काम। हसन के लिए उसने मरने का फैसला बदल डाला। उठकर हसन को पानी पिलाया,
बिस्कुट खिलाए, फिर उसे टॉयलेट कराया और टॉयलेट के बर्तन को रखकर बैठी ही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। रेशमा के अब्बू और पड़ोस वाले अंकल दोनों साथ साथ आए। हैरानी की बात थी कि उसके अब्बू ने शराब नहीं पी हुई थी। उन्होंने रोते हुए रेशमा को लिपटा लिया और उसके गर्दन गले पर उभरे लाल लाल निशान देखकर और भी तेज तेज रोने लगे। खुद को कोसने लगे, धिक्कारने लगे, रोते हुए ही बोले, भाईजान तुमने सच कहा था, तुमने सच कहा था। रेशमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी बिन्नी आंटी भी आ गई। उन्होंने बड़ा बल्ब जलाया और रेशमा के वो निशान दिखाकर बोली, खुदा ने खैर कर दी, वरना वरना तो अरे नामुराद, अब भी संभल जा। बिन माँ के इन छोटे छोटे बच्चों पर ही अपना जुल्म क्यों ढाता है तू। बिन्नी आंटी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उनकी बातों से रेशमा को मालूम चला कि उसने तैश में भरकर शाम को उनकी बेटी से कह दिया था, अपनी सहेली से, कि मैं भी आज फांसी लगाकर मर जाऊंगी और सब दुखों से छूट जाऊंगी। और साथ ही साथ उसने किसी से नहीं बताएगी ना, ऐसा भी उसे कह दिया था। फिर भी वो लड़की, वो उसकी रेशमा की सहेली, वो भी तो छोटी बच्ची है ना, आखिर उसको ये बात हजम नहीं हुई और उसने देर रात अपने घर में बता ही दिया अपने मम्मी पापा को। घबराकर आंटी ने मोहल्ले के कई लोगों को भेजा और अपने शौहर को भेजा उस क्लब में। और जश्न शुरू होने से पहले ही उन सब ने जाकर रेशमा के अब्बू को पकड़ लिया और फिर तो सब ने मिलकर ऐसी लानत मलामत दी कि उनके छक्के छुड़ा दिए। रेशमा खुदकुशी कर रही है, ये सुनते ही तो वो बुरी तरह घबरा गए और तुरंत घर आ गए। हसन ने अपने पास पड़ा रुमाल उठाकर इशारे से बताया कि रेशमा उसी रुमाल से फांसी लगाने लगी थी। सुबकती हुई रेशमा से हसन का कराना, रुमाल फेंककर उसी वक्त हसन को संभालना वगैरह, ये सारी हकीकत जानकर अब्बू ने हसन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और रेशमा की जान बचाने वाला मेरा बेटा, ऐसा कहकर उसे चूम लिया। साथ ही साथ बिन्नी आंटी और उसके शौहर का भी खूब शुक्रिया अदा किया। और अगला दिन रेशमा और हसन के लिए खुशहाली का सूरज लाने वाला था। शराब छुटी तो वो रुपये बच्चों की अच्छी परवरिश और इलाज में लगे। कुछ ही दिनों में हसन की सेहत सुधरने लगी और फिर घर की हालत भी। अब तो बाप बेटी मिलकर खुद खाना पकाते हैं, जिसमें बिन्नी आंटी गाइड का काम करती है। रेशमा के सुंदर मुखड़े और रेशमी बालों पर भी नूर आ गया है अब। कभी कभी आंटी मजाक में कहती हैं, रेशमा बोल तो फांसी लगाकर मरेगी। तब रेशमा हंसती हुई ठेंगा दिखाकर जवाब देती है, क्यों मरूं, क्यों मरूं। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी, क्यों मरूं। एक बच्चे, छोटे बच्चे के अबोध सरल मन पर जब इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़े और उसे आसानी से दुखों से छूटने की तरकीब मालूम चले कि मर जाना, खुदकुशी कर लेना। बच्चे में इतनी बुद्धि तो होती नहीं है। अरे बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी हिंसा है। और जब जरा सा उनके जीवन में थोड़ी सी आशा की किरण नजर आती है तो उनका वो मरने का इरादा बदल जाता है। जैसे कि रेशमा को हसन के प्यार ने रोक लिया, उसके भैया के प्यार ने रोक लिया, जो कि अपाहिज था। इसी तरह से हमें भी, और आत्महत्या करने वाले जितने भी लोग हैं, सबको सोचना चाहिए जीवन बड़ा प्यारा है। जीवन कुदरत की दी हुई एक नियामत है, एक बहुमूल्य उपहार है। इसको इस तरह से हमें खोना नहीं चाहिए, सजाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए मुसीबतों का। दिन बदल जाते हैं, हमेशा दुख नहीं रहते, हमेशा सुख भी नहीं रहते। तो साथियों, क्यों मरूं कहानी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणास्पद कथा है, एक स्टोरी है अच्छी सी। तो आपको पसंद आई होगी और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हाँ तो साथियों, और नए अच्छे अच्छे आर्टिकल लेकर मैं आने वाली हूँ, और मुझे अभी जाना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको विदा दूंगी। नमस्कार।